ये कहानी है मनकपुर नाम के एक गांव की, जहां निहारिका अपनी बड़ी बेटी कनिका और छोटी बेटी प्रीति के साथ रहा करती थी। उनका एक छोटा सा टमाटर का बगीचा था और निहारिका दूसरों के घरों में बर्तन धोकर घर का गुजारा किया करती थी और कनिका घर पर कपड़े सिलने का काम करती थी। जल्दी से सूट का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद पर्दे सिलने बैठ जाऊंगी। चलो कनिका बेटी, अब मैं काम पर जा रही हूँ। और दीदी, मैं भी स्कूल जा रही हूँ। अरे छोटी, ठहर जरा, ये ले, तेरी दीदी के पास तुझे देने के लिए ज्यादा तो नहीं है, मगर थोड़े पैसे हैं, रास्ते में काम आएंगे। ऐसे ही एक दिन प्रीति अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। उसी समय पल्लवी अपने हाथ में एक फ्रॉक लेकर आती है और कहती है, अरे ये देखो, मेरी नई ड्रेस सुंदर है ना? मेरे पिताजी शहर से लेकर आए हैं मेरे लिए। बहुत महंगा है ये, और तुम्हें पता है मैं इस बार कॉलेज के ड्रेस कंपटीशन में यही ड्रेस पहनूंगी। अरे वाह पल्लवी, तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। मैं भी अपनी माँ से ऐसी ही ड्रेस लाने को कहूँगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ ऐसी ड्रेस लेकर आएंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी माँ बहुत गरीब है और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती है और तेरी बहन कपड़े सिलती है। तुम लोगों के पास तो सिर्फ पेट भर खाने के ही पैसे होते हैं, इसलिए तुम मेरी तरह महंगे ड्रेस कभी नहीं पहन सकती। तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस बार मेरी ड्रेस तुमसे अच्छी होगी। इतना कहकर प्रीति वहाँ से उदास होकर घर वापस आ जाती है। अरे प्रीति, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? दीदी, मेरी दोस्त पल्लवी है ना, वो मुझे बहुत चिढ़ाती रहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ और अच्छे कपड़े कभी नहीं पहन सकती। उसके पिताजी शहर से उसके लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस लेकर आए हैं। दीदी, मुझे भी ऐसी ही एक सुंदर सी ड्रेस पहननी है। प्रीति, तुझे तो पता है हमारे घर के हालात, लेकिन तू चिंता मत कर, हमारे घर के हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अरे आज फिर से दोपहर हो गई, पौधों में पानी डालने जाना है। मैं काम करती हूँ, रोटी बांध देती हूँ और वहीं पर जाकर खा लूंगी। फिर जैसे ही कनिका खेत पर पहुँचती है, तो वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी हुई होती है, जो कि उससे खाना मांगने लगती है। सुनो बेटी, इस गरीब बुढ़िया पर तरस खाओ, अपने में से एक रोटी खाने को दे दो। बड़ी भूख लगी है बेटा, शरीर में जान ही नहीं बची। कोई बात नहीं, ये लो अम्मा, आप मेरा खाना खा लो। फिर वो बुढ़िया कनिका का खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद बुढ़िया उससे कहती है, धन्यवाद बेटी। बेटी, तुम परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं अम्मा, मैं रोज इन टमाटर के पौधों में पानी देती हूँ, मगर ये टमाटर है कि बढ़ ही नहीं रहे हैं। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी मेहनत खाली नहीं जाएगी, ये खेत तुम्हें बहुत फल देंगे। फिर वो बुढ़िया उन टमाटर के पौधों को छूकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन यहाँ गरीब कनिका अपनी झोपड़ी में बैठकर कपड़े सिल रही थी और वहीं प्रीति के साथ स्कूल में। बच्चों, इस बार फिर से ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, लेकिन इस बार तुम सभी बच्चों को इस ड्रेस कंपटीशन में डिफरेंट और एंटीक पीस टाइप ड्रेस पहननी है। इतना कहकर टीचर क्लास से बाहर चली जाती है। तभी पल्लवी और स्वीटी प्रीति को ताने मारने लगती है। यार स्वीटी, हम तो आसानी से डिफरेंट और एंटीक टाइप ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन मुझे प्रीति के लिए दुख हो रहा है। इस बेचारी के पास तो ढंग से पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है, ये कहाँ से बनाएगी ऐसी ड्रेस? स्वीटी, तो इसे हल्के में मत ले, इसकी बहन दर्जी है,
कपड़े चुरा चुरा कर तो बहुत कपड़े रख लिए होंगे उसने, उसी में से बना देगी ड्रेस। फिर प्रीति ये सारी बातें घर आकर रोते हुए अपनी बहन को बताती है। तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू अपनी बहन पर भरोसा रख, चल मेरे साथ। फिर दोनों बहनें खेत में आती है और देखती है कि हर जगह बड़े बड़े रसीले टमाटर लटक रहे होते हैं, जिसे तोड़कर वो दोनों घर ले आती है। दीदी, क्या हम इन्हें बेचेंगे? नहीं प्रीति, तू बस देखती जा। मगर तुम इन टमाटरों का क्या करने वाली हो बेटी? माँ, आप बस अपनी गरीब दर्जी बेटी पर पूरा भरोसा रखिए। ये कहकर कनिका सिलाई से बचे हुए कपड़ों को जोड़कर एक सुंदर सा लहंगा बनाती है। प्रीति, अब तुम मुझे इनमें से एक एक टमाटर को तोड़कर अलग अलग करके देती रहना। दीदी, बताओ तो तुम बना क्या रही हो? इसके बाद कनिका उन टमाटरों को सिले हुए लहंगे में लगाने लगती है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद वो एक सुंदर सा टमाटर का लहंगा तैयार करती है। उस गरीब दर्जी का बनाया हुआ टमाटर का लहंगा सच में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये टमाटर का लहंगा कितना सुंदर है। अब देखना, आपकी बहन ही जीतेगी ये ड्रेस कंपटीशन। अगले दिन सभी लड़कियां स्कूल में ड्रेस पहनकर आती हैं। वहीं प्रीति भी अपना टमाटर का लहंगा पहनकर स्कूल में पहुंच जाती है। जो भी एक बार उस लहंगे को देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि प्रीति का लहंगा सभी को बहुत पसंद आता है। वाह प्रीति, इट्स ब्रिलियंट। तुम्हारा टमाटर का लहंगा सबसे सुंदर लग रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर ऊपर वाला किसी को गरीब बनाकर भेजता है तो उसके हाथ में हुनर देकर भेजता है। जैसे तुम्हारे हाथों में ये हुनर है, जिससे तुमने टमाटर से इतना बढ़िया लहंगा बनाया है, इसलिए तुम इस ड्रेस कंपटीशन की विनर हो। उस पर गरीब प्रीति बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया मेरी दर्जी दीदी, आज आपके बनाए टमाटर के लहंगे से आपकी छोटी जीत गई। घर आकर प्रीति खुशी से अपनी जीत के बारे में सबको बताती है और उस टमाटर के लहंगे को दीवार पर टांग देती है। तभी आधी रात में दीवार पर टंगा टमाटर का लहंगा एक सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगता है, जिससे कनिका जाग जाती है। अरे, मैंने तो लालटेन बुझा दी थी, फिर रोशनी कहाँ से आ रही है? तभी वो देखती है कि सारे टमाटर सोने के रंग के हो गए हैं। फिर वो अपनी माँ और बहन को उठाती है। अरे, क्या हुआ कनिका बेटी? ये देखो माँ, लहंगे में लगे सारे टमाटर सोने के हो गए हैं। अरे हाँ कनिका बेटी, ये टमाटर तो खरा सोना लग रही है। तभी उस लहंगे में से एक आवाज आती है, कनिका, भले ही तुम गरीब हो, मगर एक गरीब को तिनके की भी कदर होती है। हम जादुई टमाटर हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम एक एक टमाटर को तोड़कर अपनी जिंदगी संवार सकती हो। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाती हैं। फिर अगले दिन कनिका सोने के टमाटर बेचकर राशन पानी खरीद कर लाती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन प्रीति कनिका से कहती है, दीदी, अब तो हमारे पास जादुई सोने के टमाटर हैं, तो क्यों ना हम उससे अपने रहने के लिए पक्का घर बनवा लें? वैसे भी ये झोपड़ी बहुत कच्ची है और कमजोर भी हो गई है। दिन रात मिट्टी झड़ती रहती है। इसके बाद कनिका फिर से जादुई सोने के टमाटर से मदद मांगती है। हे जादुई सोने के टमाटर, हमें हमारे लिए एक पक्का मजबूत घर चाहिए, हमारी मदद करो। तभी जादुई टमाटर का लहंगा फिर से चमकने लगता है और कनिका एक सुनहरा टमाटर तोड़कर
अपने लिए पक्का घर बनवाती है। कुछ महीनों में उनका घर बनकर तैयार भी हो जाता है। फिर वो तीनों उस घर में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। सुषमा की मौत अपने बेटे चंदू को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। उसके जाने के बाद उसकी 7 साल की बेटी शिवानी ने ही अपने भाई चंदू का ध्यान रखा। उसके बाबा ने साल भर बाद ही दूसरी शादी करी, लेकिन उसकी सौतेली माँ को तो वो दोनों फूटी आग भी नहीं भाते थे। 7 साल की शिवानी सारा दिन भूखी प्यासी अपने 2 साल के भाई को गोद में लिए और सर पर गाजर की टोकरी उठाए बाजार में गाजर बेचा करती थी। फिर शाम को जब वो घर आती तो सारे पैसे उसकी सौतेली माँ उससे छीन लेती थी। ऐसे ही एक रोज, अरे इसमें तो 10 रुपए कम है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? माँ, वो चंदू को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसे 10 रुपए का दूध पिला दिया था। क्या तूने मेरे पैसे से इस भूखे नंगे को खाया खिला दिया? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। फिर प्रतिभा शिवानी की खूब पिटाई करती है। उसके बाद चंदू को गोद में उठाकर बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल जाती है। आज तो मैं इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। जब तक ये रहेगा तब तक इस शिवानी का मन काम में नहीं लगेगा और ये मेरे पैसे इस पर लुटाती रहेगी। इतना कहते हुए प्रतिभा चंदू को उठाए नदी की तरफ जा रही होती है। उसके पीछे पीछे भागती हुई शिवानी लगातार रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कह रही थी, नहीं माँ, छोड़ दो उसे, अभी वो छोटा बच्चा है, छोड़ दो ना माँ। लेकिन प्रतिभा उसकी एक नहीं सुनती है और छोटे से चंदू को नदी में फेंक देती है। चल अब घर, तेरा भाई तो अब परलोक चला गया। मेरा बस चलता तो मैं तुझे भी आज ही खत्म कर देती, लेकिन नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर घर का काम कौन करेगा? उसके बाद प्रतिभा उसे घसीटते हुए घर ले आती है। घर आकर शिवानी अपने पिता को सारी बातें बताती है। अरे ये तो अच्छा ही है ना कि मर गया। तू क्यों हमारी छाती पर बैठी है? तू भी उसके साथ ही मर जाती तो बहुत अच्छा होता। उधर चंदू बहता हुआ नदी के किनारे जाकर बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसी नदी के किनारे एक विधवा औरत गुमसुम बैठी हुई थी। उस बच्चे को देखकर वो झट से उसे उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। दरअसल रामनंदिनी विधवा और बाज थी। उसकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। मेरा बच्चा, लगता है किसी पापी ने इसे नदी में बहा दिया। फिर रामनंदिनी चंदू को उठाकर जल्दी से डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाए और कुछ ही देर के बाद उसे होश आ गया। फिर रामनंदिनी उसकी देखभाल करके अब अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। रामनंदिनी शहर में सिलाई का काम करती थी। उधर शिवानी का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही समय बीतता गया और अब दोनों भाई बहन बड़े हो गए। उधर रामनंदिनी भी अब एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। जब भी राखी और भाई दूज आता तो अक्सर चंदू को सपना आता कि उसकी बहन उसे राखी और तिलक करने आ रही है, लेकिन तभी चंदू को कोई धक्का दे देता है और वो नदी में गिर जाता है। शिवानी, शिवानी, मेरी बहन। ये कहकर चंदू जाग जाता तो वहीं दूसरी तरफ शिवानी अभी भी गाजर की खेती करके बाजार में गाजर बेचती है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं वो उसकी सौतेली माँ उससे हमेशा की तरह ले लेती है। एक रोज शिवानी अपनी सौतेली माँ से कहती है, ये लो माँ, आज की कमाई। और देखो ना माँ, मेरा सूट जगह जगह से फट रहा है, आप मुझे नया सूट दिला दो ना।
क्या कहा? नया सूट? मजाक है क्या? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सूट तुझे साल में सिर्फ दिवाली पर ही मिलता है और अगली दिवाली पर ही मिलेगा, समझी? लेकिन माँ, तब तक मैं ये फटा हुआ सूट पहनकर कैसे रहूंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अब जा यहाँ से, घर के काम कर। मैं चली आराम करने। शिवानी वही फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार गाजर बेचने जाने लगी। उसे फटे हुए सूट में देखकर लड़के उसे छेड़ने लगे। ओहो, क्या मस्त डिजाइन है सूट का। एकदम पटाखा लग रही है, पटाखा। रात को शिवानी वही बात सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी उसकी नजर अपने सामने रखी गाजर और सिलाई मशीन पर गई। उसने उस गाजर को सिलकर अपने लिए गाजर का एक सुंदर सा लहंगा बनाकर तैयार कर लिया और अगले दिन वो वही गाजर वाला लहंगा पहनकर बाजार में गाजर बेचने लगी। तभी वहाँ पर गाजर खरीदने आई राम नंदिनी की नजर उसके गाजर वाले लहंगे पर गई। अरे वाह, गाजर वाला लहंगा, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तुमने कहाँ से लिया? जी, इसे तो मैंने खुद ही बनाया है। क्या तुमने? वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी डिजाइनर हो। फिर तो तुम मेरे साथ चलो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नौकरी है। मेरा खुद का कपड़ों का शोरूम है। तुम उसमें कपड़े डिजाइन करना और मैं तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए तनख्वाह दूंगी। ये सुनकर शिवानी बहुत खुश हुई और वो गाजर और अपनी सौतेली माँ को छोड़कर राम नंदिनी के साथ उसके घर चली गई, जहाँ चंदू सो रहा था। लेकिन अचानक से वो शिवानी दीदी कहते हुए जोर से चिल्लाकर जाग गया। मेरे बेटे, तूने फिर वही सपना देखा क्या? हाँ माँ। कैसा सपना? फिर उन्होंने शिवानी को उस सपने के बारे में बताया। क्या नदी? चंदू, तू कहीं अपनी बहन शिवानी का भाई तो नहीं है? शिवानी, चंदू, हाँ, यही नाम तो मैं रोज सपने में सुनता हूँ। फिर शिवानी उसके हाथ में वो निशान देखती है, जैसा निशान खुद उसके हाथ में भी था। तू तो मेरा भाई चंदू है, जिसे बचपन में हमारी सौतेली माँ ने नदी में फेंक दिया था। हाँ, ये मुझे नदी के किनारे पर बेहोश पड़ा हुआ मिला था। फिर शिवानी ने उन्हें सारी बात बताई। अब उसे अपना भाई मिल गया। फिर राम नंदिनी ने दोनों भाई बहन को अपना लिया और वो दोनों भी उसे अपनी माँ की तरह प्यार करने लगे। फिर उन दोनों ने मिलकर अपनी सौतेली माँ और पिता को जेल में डलवा दिया। शिवानी के बुरे दिन भी अब खत्म हो गए और अब वो खुशी खुशी अपने भाई और माँ राम नंदिनी के साथ रहने लगी। बुलबुल एक सुंदर सा लहंगा पहने हुए अपने जन्मदिन का केक काट रही होती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली 5 गरीब बच्चियाँ लाली, आलिया, शालू और सबसे बड़ी जानवी गुड़िया को गोद में लिए फटी चिटी फ्रॉक पहने हुए जन्मदिन में आ जाती हैं। तभी 5 साल की लाली हाथ आगे करके बुलबुल से कहती है, बुलबुल, हमें भी अपने जन्मदिन का केक खिलाओ ना। हम 5 बहनों ने कभी भी केक नहीं खाया है। अपने जन्मदिन की पार्टी में उन्हें देखकर बुलबुल चिढ़कर कहती है, माँ, क्या आपने इन 5 गई गुजरी गरीबों को मेरे जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है? नहीं बुलबुल बेटा, भला मैं इन भिखारियों को क्यों बुलाऊंगी? मुझे लगा तुमने बुलाया होगा। माँ, ये गई गुजरी गरीब मेरी सहेली थोड़ी ही है जो मैं इन्हें बुलाऊंगी। देखो तो कैसे फटी चिटी फ्रॉक पहनकर भूखी नंगी की तरह केक खाने के लिए चली आई। मेरा पूरा बर्थडे ही खराब कर दिया इन्होंने। ये कहकर बुलबुल जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर अमीर घमंडी ललिता उन 5 गरीब बच्चों को धक्का देते हुए अपने घर से बाहर निकाल देती है और सबसे बड़ी जानवी
जो कि गुड़िया को गोद में लिए हुए होती है, बड़ी तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसको घर लेकर आती है, जहाँ उनकी गरीब दर्जी माँ मालती गर्मी में मेहनत से कपड़े सिल रही होती है। मालती, कहाँ हो तुम मालती? अरे भाई, कौन है? इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ललिता जी, आप संभाल के रखो अपनी गरीब बेटियों को। फ्री फंड का खाने के लिए किसी के भी घर पहुंच जाती हैं। आज तुम्हारी इन 5 गरीब बेटियों ने मेरी बेटी का बर्थडे खराब कर दिया। अपनी बेटियों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ललिता जी, माफ कर दीजिए, ये बच्चियाँ हैं, नादान हैं। भाड़ में गई इनकी नादानी। अगर दोबारा से ये 5 कभी भी मेरे घर आई ना, तो देख लेना तुम। इस तरह से ललिता बेचारी गरीब दर्जी मालती को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। क्यों गई थी तुम 5 उनके घर? हमें माफ कर दो माँ, लाली और शालू को केक खाने का मन कर रहा था, इसीलिए हम वहाँ पर गई थी। माँ, तुम्हें पता है ना, ललिता आंटी की बेटी बुलबुल ने कितना सुंदर लहंगा पहना था। माँ, तुम हमारा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? हम भी सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर अपना जन्मदिन मनाना चाहती हैं, केक काटना चाहती हैं। देखो, हम सबकी फ्रॉक भी फट गई है, हमारे लिए लहंगा खरीद दो ना माँ। अपनी 5 गरीब बेटियों के मन में लहंगा पहनने के सपने को देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखें भर आती हैं। तभी शक्ति घर आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है। लाली, बाबूजी की समझदार बेटी कौन है? मैं हूँ बाबूजी। देखो लाली, आलिया, शालू और जानवी, ये बात तुम चारों के लिए और छोटी सी गुड़िया के लिए भी है। तुम तो जानती हो, तुम्हारी माँ एक गरीब दर्जी है और मैं एक माली। हम जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, वो तुम 5 का पेट भरने में ही खर्च हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में तुम्हारे गरीब माँ बाप तुम 5 के लिए लहंगा कहाँ से खरीदेंगे? पिता की बात सुनकर 5 के चेहरे उदास हो जाते हैं और वो उन 5 को घर के आंगन में ले जाता है, जहाँ तरह तरह के फूल खिले होते हैं। पिताजी, आप हम 5 को ये फूलों के बगीचे में क्यों लाए हैं? पिता के समझाने पर 5 बेटियां लहंगे की जिद छोड़ देती हैं। तभी अपनी बेटियों को देखकर उनकी गरीब दर्जी माँ कहती है, मैं जानती हूँ मेरी बच्चियों कि तुम 5 का लहंगा पहनने का कितना मन है, इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा करके लहंगे के लिए पैसे जोड़ूंगी। बेचारी गरीब दर्जी मालती दिन रात कपड़े सिलती है, मगर लोग भी उसकी गरीबी देखकर इस बात का खूब फायदा उठाते हैं और सस्ते में ही उससे कपड़े सिलवा लेते हैं। ऐसे में वो जो भी कमाती वो घर में ही खर्च हो जाता। इस बात से परेशान होकर एक दिन मालती जब सिलाई का काम खत्म करके दोपहर में खाना खाने बैठती है, तभी 70 से 80 साल की बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। बेटी, बहुत भूखी हूँ, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दोगी? मगर अम्मा, मुझ गरीब दर्जी के पास आपको देने के लिए बस ये रूखी सूखी रोटी ही है, अगर आप खा सकती हैं तो ये लीजिए। ये कहकर मालती अपने आगे की थाली बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ा देती है और उसे अपने घर में बिठाकर खिलाती है। तभी वो बुढ़िया एक परी बन जाती है। माफ करना, मगर तुम्हारी बागों के ये रस भरे फूल मुझे तुम्हारे घर खींच लाए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी परीक्षा लूं। कहो, मुझ गरीब को अपने बाग के फूलों का रस पीने देने के लिए तुम बदले में मुझसे क्या लोगी? फिर मालती उस परी से अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगा मांगती है। तभी अपने जादुई हाथों से बगीचे के फूलों को छूकर परी कहती है, देखो, अब तुम्हारे बगीचे के फूल जादुई फूल हैं, जो ना कभी सूखेंगे, ना कभी मुरझाएंगे और ना ही कभी इनकी खुशबू कम होगी। इन फूलों से तुम अपनी बेटियों के लिए लहंगा बना सकती हो। ये बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है
और मालती उन सारे जादुई फूलों को तोड़कर घर के अंदर ले आती है और बचे कुचे कपड़ों के कतरन को जोड़ जोड़कर लहंगा सिलना शुरू कर देती है। मैं जानती थी कि एक न एक दिन ये कतरन मेरे काम जरूर आएंगे। इन कतरन से मैंने लहंगे का अस्तर तो बना लिया, अब बस मुझे फूलों से इसे सजाना है। ये बोलकर मालती रंग बिरंगे फूलों को लहंगे पर सिल देती है और एक एक करके अपनी 5 बेटियों की उम्र के हिसाब से 5 अलग अलग डिजाइन के सुंदर सुंदर फूलों वाले लहंगे सिल लेती है, जिसमें कोई बैकलेस फूलों वाला लहंगा होता है तो कोई परियों वाला लहंगा होता है। फिर वो फूलों से बना लहंगा अपनी 5 बेटियों को देती है। सुनो लाली, आलिया, शालू, जानवी और गुड़िया, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। फूलों वाला लहंगा देखकर वो 5 बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ तक कि 2 साल की गुड़िया भी खुशी से चहकने लगती है। माँ, ये फूलों वाला लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। ये आपने कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं, बल्कि तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने अपने हाथों से तुम 5 के लिए खुद सिला है। माँ, अब देखना, हम भी उस बुलबुल की बच्ची को अपना फूलों वाला सुंदर सा लहंगा दिखाएंगे। मगर माँ, आखिर ये फूलों वाला लहंगा हम कितने दिन पहन पाएंगे? क्योंकि इसके फूल तो कुछ ही घंटे में मुरझा जाएंगे और हम 5 को फिर से फटे चिटे हुए फ्रॉक पहनने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरी बच्चियों, ना तो इसके फूल मुरझाएंगे और ना ही इन फूलों की खुशबू जाएगी। ये सुनकर 5 की खुशी फिर से लौट आई और वो अपने फूलों वाले लहंगे पहनकर गली सड़क बाजार में खुशी से घूमती हैं। जो कोई भी उन गरीब 5 बच्चियों के फूलों वाले लहंगे को देखता तो बस देखता ही रह जाता। और अब उस गरीब दर्जी के घर वैसा ही फूलों वाला लहंगा सिलने का ऑर्डर आने लगता है और ललिता की बेटी बुलबुल भी वैसा ही लहंगा पहनने की जिद करने लगती है। माँ, मुझे भी लाली, आलिया, शालू के जैसा फूलों वाला लहंगा पहनना है। अच्छा ठीक है बुलबुल बेटा। फिर ललिता मालती के घर आती है और उससे माफी मांगकर उससे कहती है, सुनो मालती, उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। प्लीज मेरी बुलबुल के लिए भी अपनी बेटियों की तरह फूलों वाला लहंगा सिल दो। वैसे तो ये फूल मुरझा ही जाएंगे, मगर बेटी की खुशी के लिए तुम जितना कहोगी मैं उतने पैसे दे दूंगी। जी नहीं ललिता जी, ये फूल नहीं मुरझाएंगे। ये इस गरीब दर्जी की गारंटी है। अगर मुरझा जाएं तो आपके पैसे वापस। अच्छा जी, ऐसी भी क्या खास बात है इन फूलों में जो तुम्हें इतना यकीन है? माफ कीजिएगा, मगर मैं वो आपको नहीं बता सकती। मालती ललिता की बेटी बुलबुल के लिए बगीचे की जादुई फूलों से फूलों वाला लहंगा सिलकर दे देती है और हर दिन के साथ अब उस गरीब दर्जी माँ के फूलों वाले लहंगे और फूलों वाले ड्रेसों की डिमांड हर तरफ बढ़ती ही जाती है, जिसके बाद बढ़ती है मालती की आमदनी। अजी, मेरी बनी फूलों वाली ड्रेस की मांग हर बाजार दुकानों में बढ़ती ही जा रही है। अब आप सेठ जी से कहकर वहाँ से काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। पता है मालती, हम गरीब इंसानों की जिंदगी भी इन फूलों की तरह होती है, जिसे हर दिन खिलना और मुरझाना पड़ता है। इसलिए जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो। फिर कुछ दिनों के बाद शक्ति भी अपने सेठ के यहाँ से माली का काम छोड़कर अब अपनी दर्जी पत्नी की मदद करता है और दोनों ही साथ मिलकर सिलाई मशीन पर जादुई फूलों से लोगों का दिया हुआ फूलों वाली ड्रेस का ऑर्डर पूरा करते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्द उनकी गरीबी भरी हालत ठीक हो जाती है और वो दोनों अपनी 5 बेटियों को अच्छी परवरिश और अच्छी जिंदगी दे पाते हैं और आगे भी इसी तरह से मालती लोगों के बीच खूब नाम कमाती है
और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।